हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मोशनल ईएमएफ मतलब मोशन की वजह से जो ईएमएफ क्रिएट होता है। अगर कोई भी कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके वजह से कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर जाता है, और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस अगर करता है तो इसका मतलब है कि उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए कि बिना ईएमएफ के करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कोई भी बॉडी अगर डिस्प्लेस करता है, बॉडी एक के स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा है, चाहे वह फोर्स जहाँ से लगे। ठीक है, तो उसी तरह से अगर कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो ऐसे स्थिति में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उसी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालना चाह रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले सिचुएशन में, सबसे पहला केस में, अगर कोई भी रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करे, जैसे आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, फिगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर कोई भी ये सपोज मेटेलिक रॉड है जो इस तरह से मूव करे। कैसे मूव करे? परपेंडिकुलरली। कैसे मूव करे? जैसे मान लीजिए यही रॉड है और ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका डायरेक्शन कैसे है? इनवर्ड है, क्रॉस है, आप देख रहे हैं, इसका मतलब इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इनवर्ड है ना, अंदर के तरफ है। और रॉड जो है इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ चला गया, रॉड एक ही है, इस पोजीशन से यहाँ पर चला गया। मान लीजिए इसका वेलोसिटी कितना है? v है। किस वेलोसिटी से ये जा रहा है? v वेलोसिटी से जा रहा है। और मान लो कितने टाइम तक ये मूव कर रहा है? t टाइम तक मूव कर रहा है। यह जो टाइम है ये t है, t टाइम तक मूव कर रहा है। ठीक है, और ये इस पोजीशन से जो रॉड है ये आपका इस पोजीशन तक चला जाता है। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया गया है कि इस रॉड में जो है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए क्या वैल्यू होगा? तो ये हम लोग देखें और मान लेते हैं कि रॉड का जो लेंथ है L है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कितने समय तक मूव कर रहा है? t समय तक मूव कर रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है कितना? ये b है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और निकालना हम लोग को क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जवान आदमी हो, दिखना चाहिए। क्या निकालना है? क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से होता क्या? इक्वल टू d∅dt। क्या लेते हैं हम लोग? इक्वल टू, और निगेटिव साइन के साथ लेते हैं d∅/dt। जरा आप ध्यान से देखिए, माइनस d/dt ऑफ फाइ, तो फाइ के स्थान पर क्या लेते हैं? BA cos थीटा। तो यहां पर जो थीटा होता है ये किसके किसके बीच का एंगल होता है? B और A के बीच का एंगल होता है। किसके किसके बीच का एंगल होता है? B और A के बीच का एंगल थीटा होता है। तो ये बता सकते हो क्या इसमें थीटा होगा? थीटा का वैल्यू क्या होगा? देखिए यह जो रॉड है, ध्यान से देखिए, इस पोजीशन से इधर जा रहा है, ये एरिया कितना कट किया, यहां से लेकर के यहां तक, ये एरिया इसका फॉर्म कर रहा है। देखिए, और ये जैसे जैसे मूव करता जा रहा है तो इसका एरिया क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। एरिया क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ चला गया, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो इसका एरिया पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ये है,
और पहले थीटा का वैल्यू बताइए। बी और ए के बीच का एंगल थीटा यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। और यह जो एरिया बनेगा, डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। ये डायरेक्शन आपका एरिया का बनेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये डायरेक्शन बनेगा, बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ये डायरेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया का बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन इधर। तो एंगल कितना बना साहब इसमें? थीटा कितना बना? 180 बना। थीटा कितना बना? 180 बना। तो माइनस डी डी टी बी ए और कॉस 180 कितना हो जाएगा? कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर डी डी टी ऑफ बी ए। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि इसका जो एरिया होगा ये कितना होगा। तो मतलब ये एरिया हमें चाहिए, ये एरिया हमें चाहिए, दिस एरिया चाहिए। तो एरिया का वैल्यू बता सकते हो कितना होगा? देखिए यह क्या फॉर्म कर रहा है, यह एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। किस वेलोसिटी से ये रड जा रहा है? किस वेलोसिटी से ये रड जा रहा है? v वेलोसिटी से। कितने टाइम तक ये मूव कर रहा है? t टाइम तक मूव कर रहा है। तो ये डिस्टेंस बता सकते हो आप? vt होगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर ये जो जैसे रेक्टेंगल फॉर्म किया, तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई के स्थान पर l हो जाएगा, इसके स्थान पर vt हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा? LVT। बोलो कोई तकलीफ इसमें? कितना हो गया एरिया? LVT। कोई दिक्कत इसमें? ये बात समझ गए ना? ठीक बात है। तो यहाँ देखिए अब DDT ऑफ BA, बी अपने जगह पर, एरिया के स्थान पर LVT। अब जरा फिर बताइए, यहाँ देखिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग? इंड्यूस्ड EMF। क्या निकाल रहे हैं? इंड्यूस्ड EMF। अब इसमें कौन कौन सा चीज कांस्टेंट है? बी क्या है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बी क्या है? बी क्या है? बी क्या है? कांस्टेंट है। एल क्या है? ये भी कांस्टेंट है। और वी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से हम ले रहे हैं। तो ये तीनों ही क्या होगा? बाहर चला जाएगा। बोलो साहब कोई दिक्कत है? जाएगा कि नहीं? तो अब बच क्या जाएगा? जरा आप इधर देखिए फिर। तो यहाँ पर E इक्वल टू बी बाहर, एल बाहर, भी बाहर, तो डी डी टी ऑफ टी। तो क्या मिला साहब? टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या बच गया? बी एल वी। और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू बी एल वी। याद नहीं रखना है इसको, E इक्वल टू बी एल वी। याद रखना इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बी एल वी। बोल लीजिए एक दो बार, याद रहेगा। इक्वल टू बी एल वी। इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बी एल वी। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या हुआ? बी एल वी। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हुआ। अगर इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ तो? क्या करेंगे? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हुई। अगर करंट की बात हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ तो? फॉर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, हाँ, आई इक्वल टू वी बाय आर लेते हैं ना जनाब। तो आई इक्वल टू ई बाय आर। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? बी एल वी अपॉन, तो यही करंट के लिए हो जाता है। आई के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? आई के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? बी एल वी अपॉन आर। बाकी आर क्या है? रेसिस्टेंस है। दिया हुआ तो कुछ भी नहीं है, ये तो जनरल फॉर्मूला है जिसको कि आपको याद रखना है। दिया हुआ कुछ नहीं है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल कंडक्टर का लेंथ है, वी क्या है? वेलोसिटी है, और आर क्या है? रेसिस्टेंस है। आर क्या है? आर क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। आई इक्वल टू वी बाय आर में आर जो है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर हुआ? तो बी एल वी को डायरेक्ट याद रखना है ईएमएफ के लिए, और आई की जब बात करेंगे तो क्या करना है? आर से डिवाइड कर देना है। ठीक है। और अब इसके बाद करेंगे हम बात
कि यह जो कंडक्टर है, अभी तो यह ऐसे गया ना, ऐसे गया, लेकिन अब इंक्लाइंड वे में अगर जाता है, कोई एंगल बना करके जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। लेकिन पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, फिर उसकी बात कर रहे हैं। अब आइए इसमें जो नेक्स्ट केस है, केस 2, इफ रॉड मूव्स विथ सर्टेन इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड फिर आपका यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और यह जो रॉड है अब ऐसे नहीं जा रहा है, ये तिरछा है ना। जैसे मान लो ये देखो, यही रॉड है, पहले परपेंडिकुलरली जा रहा था ऐसे, अब ये थोड़ा सा ऐसे ये तिरछा हो गया ये, ठीक है। किस एंगल से जा रहा है? ये थीटा एंगल से जा रहा है। क्या इंक्लिनेशन है इसका? थीटा। किस एंगल से मूव कर रहा है? ये थीटा एंगल से मूव कर रहा है ना। किस एंगल से मूव कर रहा है? थीटा एंगल से मूव कर। रॉड का लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड वही B है, यूनिफॉर्म है, और V वेलोसिटी के साथ जा रहा है, और टाइम मान लो कि T टाइम तक ये जाता है, और ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक चला जाता है ना। AB से CD, रॉड वही है, यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए कि मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो फिर उसी तरह से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है साहब? बोलो, E इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग? E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन, E इक्वल टू क्या लेते हैं? माइनस डी फाई अपॉन, यही ना होता, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और फाई के स्थान पर अब यहाँ पर फिर ध्यान देने वाली बात है, जरा ध्यान दीजिए। फाई के स्थान पर बी ए कॉस, फिर यहाँ पर B और A के बीच का एंगल यहाँ पर होता है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? देखिए अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और एरिया का फिर डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड होगा। बोलो कोई तकलीफ है? एरिया का यहाँ पर फिर डायरेक्शन जो है ये आउटवर्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर B और A के बीच का एंगल, फिर देखिए B अंदर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो डायरेक्शन है बाहर होगा। होगा कि नहीं? आई बात समझ में? B किधर है? अंदर है, बोर्ड के अंदर ऐसे है ना, छेद कर दें, हाँ बोर्ड को कुछ नहीं होगा, इसका जान जा रहा है, पेन है ना। प्रैक्टिकल करके देखें, चल अपना पेन लाओ तू। अच्छा छोड़ो, अब बात समझ गया ना। तो B अंदर और A बाहर, तो B और A के बीच का एंगल कितना? B और A के बीच का एंगल कितना? 180। यहाँ लगा दें तो cos 180 कितना? cos 180 माइनस 1, तो माइनस माइनस, यहाँ से -1, यहाँ से माइनस, प्लस। अब क्या हो गया? फिर यहाँ पर B है, उसी तरह से अब मेजर फैक्टर है कि एरिया क्या होगा ये बताना है। तो जरा आप देखो, तो यह जो फॉर्म किया, ये क्या फॉर्म किया? यह एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? यह एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया। आई बात समझ में? जैसे देखो, इसी क्वेश्चन को इस तरह से जैसे फॉर्म किया जाता है, ऐसा भी दे दिया कि भाई रॉड मूव कैसे करेगा। तो यहाँ पर एक क्या किया कि एक जैसे मान लो कि लोहा का ऐसे करके एक रेल टाइप से बना दिया, ताकि उस पर रॉड जो है मूव करे, ठीक है। ऐसा भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो बात एक ही है, सिचुएशन बस वही है कि रॉड मूव करना चाहिए। क्या होना चाहिए? रॉड मूव करना चाहिए। चाहे आप ऐसे मूव करा दीजिए, या आराम से जो है एक पटरी बना दीजिए, है ना, पटरी बना करके कोई भी कंडक्टर का, उसके बाद उस पर जैसे करके मूव करा दीजिए, है ना। हाँ, तो लोहा का बनाएगा पटरी, और कौन चीज़ का बनाएगा, है ना। जैसे पटरी पर ट्रेन मूव करता है, वैसे जो है करके ऐसे मूव करा दीजिए। इस तरह का भी डायग्राम जो आपको कई जगह मिलेगा, तो परेशान नहीं होना। जैसे इस टाइप से ऐसे बना दिया लोहा का पटरी ऐसे करके, है ना, ये लोहा का पटरी बना दिया,
या जिसका बना दो तुम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ऐसे करके यहाँ पर कंडक्टर को यहाँ रखा और यहाँ से ऐसे करके मूव करा दिया, यहाँ से कंडक्टर आपका यहाँ चला गया ऐसे। इस तरह का भी डायग्राम मिलेगा। तो बात एक ही है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा फिगर भारी भरकम और दिख सकता है, ऐसे बनाया रेल रोड है ना, पटरी बनाया, पटरी पर ऐसे कंडक्टर को मूव कराया, तो बस सिचुएशन जो है वो वही है। आई बात समझ में कि रड जो है मूव करना चाहिए, बात समझ गए। तो अब एरिया जो ये फॉर्म करेगा, तो ये पैरेललोग्राम है। अब ये बताओ इसका वेलोसिटी कितना है, v है, कितना टाइम तक ये मूव कर रहा है, t टाइम तक मूव कर रहा है। तो ये डिस्टेंस आप बता सकते हो, ये डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, vt होगा, कोई दिक्कत, ये vt होगा। और ये पैरेललोग्राम अगर है तो यहाँ से अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डालें तो अगर ये vt है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, अगर ये vt है तो ये vt cos थीटा, ये कितना vt sin थीटा। तो जरूरत हमको यहाँ पर इसी का है, तो ये कितना हो जाएगा साहब, vt sin थीटा। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये एंगल थीटा है, ये vt है, तो इधर वाला कंपोनेंट vt cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट vt, बोलो कोई तकलीफ है। ये vt है, vt cos थीटा, ये vt sin थीटा, cos की जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पर ये vt sin थीटा हुआ। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट। तो ये आपका बेस आपका क्या, यहाँ से यहाँ तक l है, l है, बेस इनटू हाइट, और हाइट कितना vt sin थीटा, हाइट कितना vt sin थीटा। तो l vt sin थीटा, बेस इनटू हाइट सिर्फ है ना, बेस इनटू हाइट है ना, हाफ नहीं होगा जो भी बोले हो है ना। हाँ तो चलिए यहाँ पर बेस इनटू हाइट l vt sin थीटा, तो यहाँ पर E इक्वल टू dd ऑफ b और एरिया के स्थान पर l vt sin थीटा। तो अब देखो जनाब इसमें कि कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, अच्छा बोलो b क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल b क्या है, b क्या है, बाहर कर दें, b बाहर कर दें, चलो बाहर कर दिया। लेंथ भी कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। ये तो पहले से कांस्टेंट। अब थीटा बताओ क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, थीटा क्या क्या है, थीटा, थीटा क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल। तो भैया थीटा यहाँ से जो यहाँ गया, इसमें थीटा चेंज कहाँ हो रहा है, कहीं थीटा में चेंजिंग नहीं है, तो थीटा भी कांस्टेंट है। तो जब थीटा कांस्टेंट है तो साइन थीटा बाहर हो जाएगा, थीटा कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट हो गया। तो भीतर बचा क्या, तो भीतर सिर्फ t वाला फैक्टर बचा, और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बताओ तो साहब, अब जो आपके पास हो गया BVL sin थीटा। तो यही इंड्यूस्ड EMF के लिए फॉर्मूला होता है। देखो इसके पहले वाले केस में भी BVL तो होता ही था, और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो गया, साइन थीटा लग गया। BVL तो याद है ना, BVL तो याद कराए हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, BVL साइन थीटा। बोलो एक दो बार, क्या होता है, हाँ BVL साइन थीटा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है। और फिर ये हुआ क्या, इंड्यूस्ड EMF हुआ। ये क्या हुआ, इंड्यूस्ड EMF। अगर इंड्यूस्ड करंट की बात करें, हाँ तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, फॉर इंड्यूस्ड करंट तो I इक्वल टू V/R लेते हैं ना, I इक्वल टू V/R लेते हैं, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, E/R ले लेंगे, ठीक है, E/R ले लेंगे। तो E के स्थान पर क्या हो जाएगा, BVL साइन थीटा अपॉन R, I इक्वल टू V/R। तो E/R, R यहाँ रेसिस्टेंस के लिए है, तो यही फॉर्मूला होता है I इक्वल टू BVL साइन थीटा अपॉन R।
और अगर थीटा 90 हो जाए, जैसे पहले वाला जो केस था, अगर थीटा 90 हो जाए तो क्या हो जाएगा, बना हुआ है नजर फिगर सब तो, ठीक है। तो अगर स्पेशल केस में अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाए, मतलब यही इसके पहले वाला जो केस था साहब, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, BVL अपॉन R। ये फिर से वापस वही फार्मूला मिल गया जो दोनों को वेरीफाई भी किया। आई बात समझ में, अगर थीटा 90 हो जाए तो आई इक्वल टू BVL अपॉन R। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो ये था इंक्लिनेशन के साथ जब रड मूव करता है तो वैसे स्थिति में क्या जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और क्या इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है। और अब इसके बाद बात करेंगे जब किसी भी रड को रोटेट किया जाता है, किसी भी रड को रोटेट किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है, क्या प्रोड्यूस होता है। तो पहले इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन भी है, ऑलरेडी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर किसी भी रॉड को किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेट किया जाता है, किसी भी रॉड को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है, इफ रॉड इज रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका रॉड है, जैसे मान लो या कोई भी रॉड है, या कोई भी रॉड है, और अगर इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है इस तरह से, मान लीजिए रॉड है, इसको ऐसे रोटेट कराते हैं, तो रॉड का लेंथ कितना है, L है, रॉड का लेंथ कितना है, L है, और ये रॉड फिर यहाँ से यहाँ मान लो आ रहा है, रॉड वही है, रोटेशन हो रहा है, और कितने एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। कितने एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर रहा है। तो फिर यहाँ पर आइए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है साहब, इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी डी टी ऑफ फाई। तो फाई के स्थान पर फिर क्या लेंगे हम लोग, बोलो फाई के स्थान पर क्या लेंगे, बी ए कॉस, और फिर यहाँ पर देखो कॉस थीटा में यहाँ किसके किसके बीच का एंगल होता है साहब, बी और ए के बीच का एंगल होता है। किसके किसके बीच का एंगल होता है, बी और ए के बीच का एंगल होता है। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो एरिया जो इसका कट कर रहा है, ये एरिया देखिए, ये जो एरिया कट कर रहा है इसका डायरेक्शन आउटवर्ड, यहाँ पर जो एरिया बन रहा है इसका डायरेक्शन, तो एंगल कितना बना, बी और ए के बीच का एंगल 180, बी अंदर, एरिया ऐसे, डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो cos 180, तो साहब माइनस डी डी टी, माइनस माइनस प्लस कर दूं, उसके बाद यहाँ पर बी ए। अब फिर यहाँ पर मेजर क्वेश्चन है कि यहाँ पर अब एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, ये यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन है। तो देखो यह जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया शेडेड पार्ट जो है, रॉड को रोटेट कराया जा रहा है ना, अगर पूरा रोटेट हो जाए तब तो पूरा सर्किल हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर अगर होता तो। अगर मान लो क्वार्टर है, 90 डिग्री अगर बना है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, लेकिन ये 90 नहीं बना रहा है, कोई भी एंगल बना रहा है, कोई भी एंगल बना रहा है, इसलिए इसका जो एरिया होगा थीटा अपॉन 360, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर, अगर पूरा गोल होता तो होता। अब यहाँ पर जो है ये डिग्री में है, इसको 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, रेडियन में, तो यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, ए इक्वल टू हाफ थीटा आर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकला हाफ थीटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको पुट करना है, ध्यान से देखिए, टी इक्वल टू डी डी टी, उसके बाद यहाँ पर B
और एरिया के स्थान पर थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर जो है 1/2 बाहर आ जाएगा, बीटा भी बाहर आ जाएगा, है ना, 1/2 बाहर, बीटा बाहर, बीटा नहीं है ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी है, बी बाहर, आर स्क्वायर भी बाहर, भीतर क्या बच गया साहब आपका, क्या बच गया, थीटा, भीतर क्या बच गया, थीटा, बी कांस्टेंट बाहर, और आर स्क्वायर में चूंकि रॉड का लेंथ यहाँ पर रेडियस किसके बराबर है, ये एल के बराबर है, रेडियस किसके बराबर है, एल के बराबर है, तब आर को हम एल कर दें, चूंकि ये जनरल फॉर्मूला हमने लिया रेडियस के हिसाब से, तो रेडियस यहाँ पर क्या है, रॉड के लेंथ के बराबर है, तो आर बराबर एल कर दें, तो 1/2 बी एल स्क्वायर, और डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है साहब, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, और आर को फाइनली एल कर देना है, आर को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो जनरल फॉर्मूला लिए हैं, या यहाँ पर डायरेक्ट आप जो है पाई एल स्क्वायर ही ले लीजिए, क्योंकि रेडियस हमारा जो है वो एल है, ठीक है। तो आर और एल बराबर हो गया, और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला होता है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। बोलो इसमें दिक्कत है, ये क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये आपका है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करना है फिर, इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ तो साहब, फॉर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट के लिए I इक्वल टू E बाय आर, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन क्या, आर। तो यही यहां पर इंड्यूस्ड करंट के लिए फॉर्मूला हो जाता है। आई बात समझ में, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है, आईआईटी में भी पूछ चुका है ये, और इतना इंपॉर्टेंट है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए बीवीएल वाला कई बार पूछ चुका है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये क्वेश्चन तो और भी कई बार पूछा, आईआईटी में भी पूछा है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, ठीक है। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, मैं हूँ RK जय सर, और क्लास कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।